हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिनरोज। मेरा नाम है सौम्या ओझा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। ओके, नाउ बिफोर आई से एनीथिंग, आपकी जो बुक है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है जो डिलीटेड है एंड वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू हैव द पीडीएफ ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स। अगर नहीं है तो तुम डाउनलोड कर सकते हो किसी ऐप से, एनसीईआरटी ऐप से, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल होगी। ठीक है, बिसाइड्स दैट अभी जो हम कर रहे हैं ये यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये चैप्टर नहीं है बुक में। ठीक है, इट्स सोशियोलॉजी का सिलेबस ऑफ सीयूटी। ठीक है, सीयूटी ने जो प्रोवाइड किया था ना पीडीएफ, क्या है सोशियोलॉजी का सिलेबस, उसका फर्स्ट यूनिट है। अब इस यूनिट में क्या आता है, आपके दो चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी एंड दूसरा है डेमोग्राफी वाला चैप्टर, फर्स्ट बुक में जो आपने किया हुआ है। ठीक है, नाउ बहुत लोगों को लगेगा कि ये चैप्टर में कुछ खास है नहीं, ये बस इट्स लिटरली द ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर्स इन द बुक। बट द थिंग इज, इसमें भी कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है और आपको ट्रिक कर सकती है। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो एंड एक और बात है कि व्हेन आई गिव यू द क्वेश्चन, जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड अपना आंसर तुम डिसाइड कर लो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड व्हेन आई शो यू द आंसर, इफ इट इज करेक्ट देन इट्स वेल एंड गुड, सुपर्ब। बट अगर गलत हो जाता है तो मेक श्योर दैट यू राइट इट समवेयर। ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये तुम्हारा गलत हुआ था, एंड यू प्रिपेयर अ नोटबुक। इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर अ नोटबुक एंड ताकि तुम इसे बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सीरीज। हु इज द सोशियोलॉजिस्ट दैट मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज? ठीक है, सो कौन सी सोशियोलॉजिस्ट ने ऐसा डिस्टिंक्शन बनाया, क्या डिफरेंस है पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज में? ए कार्ल मार्क्स, बी इमाइल डर्कहाइम, सी मैक्स वेबर, डी सी राइट मिल्स। पॉज करो, आंसर लिखो। इसका करेक्ट आंसर है सी राइट मिल्स। ठीक है, तो ये आपको उसी चैप्टर, वो जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, उसके नीचे कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सो इट्स लिटरली दैट कि सी राइट मिल्स ने बताया कि क्या डिफरेंस होता है, जैसे पर्सनल ट्रबल्स होती है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, जो सोशल इश्यूज रहती है, जैसे कुछ भी, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स हो गए, दैट इन्वॉल्व्स द होल सोसाइटी। तो उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ये सी राइट मिल्स ने बताया था। ठीक है, our next question is, what does the initial stage of learning sociology mainly consist of? Now, for some people, I mean for some people नहीं, मतलब it's a very basic question. ठीक है, एंड किसी किसी को लगेगा कि यार ये क्यों क्वेश्चन है, ये तो इतना इजी सा है। बट द थिंग इज, सीयूईटी आपको ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन देता है ताकि आप और कंफ्यूज हो। ठीक है, इट्स लिटरली, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता है आंसर, बट सोशियोलॉजी मतलब सॉरी सीयूईटी इसलिए देती है ताकि आप अपने आप को सेकंड डाउट करो, डबल डाउट करो कि नहीं ये आंसर सही है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है। बट इट्स लिटरली जस्ट इजी। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। व्हाट डज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग सोशियोलॉजी मेनली कंसिस्ट ऑफ? लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, अनलर्निंग प्रायर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशंस, स्टडिंग सोशल ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर है, पॉज करो, आंसर लिखो अपना पहले। इसका करेक्ट आंसर है अनलर्निंग प्रायर नॉलेज। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिखी होगी फर्स्ट वाले चैप्टर के जस्ट दो तीन पैराग्राफ नीचे, कि जो सोशियोलॉजी हम लोग लर्न करते हैं ना, उसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अनलर्न करना हमारी प्रायर नॉलेज को। ठीक है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी ऐसा टॉपिक है ना जिसको सब कुछ ऑलमोस्ट आता ही है, कि क्या है फैमिली, क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या है स्कूल, क्या है मैरिज। तो वो जो हमारी प्रायर नॉलेज है, उससे हमें अनलर्न करना पड़ता है पहले, टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी इन अ बेटर वे। ठीक है, तो यही था। एंड कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं सीयूटी में कंफ्यूज करने के लिए, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो देम अच्छे से। तो our next question, what does the term self reflexivity in sociology refer to? ठीक है, A, the ability to understand others perspectives, B, the ability to look at oneself from the outside, C, the ability to influence social groups, D, the ability to change one's social context. Pause करो, रीड करो क्वेश्चन, ऑप्शंस अच्छे से रीड करो एंड देन अपना आंसर सेलेक्ट करो। एंड द करेक्ट आंसर इज द एबिलिटी टू लुक एट वन सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड। नाउ, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में भी बताऊं, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, बेसिकली अभी जो टर्म चल रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, आप अपने ऊपर देखते हो, मतलब अपने ऊपर नहीं, मतलब अपने आप पर अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, अपने आप को देखते हो फ्रॉम द आउटसाइड, कि मैं कैसा हूं, मैं मेरा क्या
पोजिशन है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, मैं हूँ कौन इस सोसाइटी में, इट्स लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी मीन्स इन सोशियोलॉजी. ठीक है, ये भी है आपके उसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में. तो मेक श्योर यू रीड दैट चैप्टर अच्छे से, ओल्ड एनसीईआरटी से. ठीक है. What is the sociological perspective on issues like generation gap, unemployment, communalism and casteism? ठीक है, क्या है ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन सारे इश्यूज पे, जनरेशन गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पे. ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है दीज आर पर्सनल ट्रबल्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स. दूसरा ऑप्शन है दीज आर सोशल इश्यूज दैट अफेक्ट लार्ज ग्रुप्स. सी, तीसरा ऑप्शन कहता है दीज आर इश्यूज दैट ओनली अफेक्ट सर्टेन सोशल ग्रुप्स. डी, दीज आर इश्यूज दैट डू नॉट हैव एनी सोसाइटल इम्पैक्ट. ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो सही आंसर है दीज आर सोशल इश्यूज दैट अफेक्ट लार्ज ग्रुप्स. ये सबको पता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, ये ओवरऑल सोसाइटी को अफेक्ट करती है, राइट? तो इसलिए द ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज इट अफेक्ट्स, दीज आर द इश्यूज दैट अफेक्ट लार्ज ग्रुप्स. ठीक है, आपको एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे आप यू कुड हैव चोजन दिस सोशल ग्रुप्स वाला, बट यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रीड द इंटायर सेंटेंस. यहाँ पे सर्टेन दिया हुआ है, तो कुछ ग्रुप्स को तो इफेक्ट नहीं करती, सारी सोसाइटी को इफेक्ट करती है, राइट? सारे ग्रुप्स को इफेक्ट करती है. तो द करेक्ट आंसर इज बी. सो यू जस्ट हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स वेल एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डज अ पर्सन सोशल लोकेशन अफेक्ट देयर इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटल इश्यूज लाइक कास्टिज्म? ध्यान से पढ़ना. कैसे एक पर्सन का सोशल लोकेशन इफेक्ट करता है उसका इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटल इश्यूज लाइक कास्टिज्म? ऑप्शंस है ए, इट डज नॉट अफेक्ट देयर इन्वॉल्वमेंट. बी, इट determines whether they are a perpetrator or a victim. C, it determines their ability to understand the issue. D, it determines their ability to solve the issue. पॉज करो एंड आंसर बताओ. नाउ ये क्वेश्चन आपको, मैं आंसर बताने से पहले बताती हूँ आपको कि ये क्वेश्चन में ना आपको लग रहा होगा कि यार ये आंसर्स तो बहुत सिमिलर है यार, रिलेटेड तो है ये सारे, मुझे तो लगता है सारे करेक्ट है. ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि यार कोई सही ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, सब तो सही है. पर द थिंग इज, ऐसे क्वेश्चंस में ना जो तुम्हारा क्लोजेस्ट आंसर हो, जो तुम्हारा बेस्ट सूटेबल आंसर हो, उसको सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, और जो तुम्हारे बुक्स में यूजुअली हाईलाइटेड रहता है, जो तुम्हारे बुक्स में दिया रहता है, उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए. ठीक है, नाउ सो द आंसर वुड बी इट determines whether they are a perpetrator or a victim. So ये एक्चुअली हमारे बुक में भी दिया हुआ है ठीक से. इट्स लाइक, अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो मैं बताती हूँ. पर्सन का सोशल लोकेशन क्या होता है ना? सोशल लोकेशन तुम समझ लो लेमैन्स लैंग्वेज में कि कहाँ सोसाइटी में एक पर्सन लोकेटेड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कास्टिज्म की जगह के पर्सपेक्टिव से देखे, सो वी हैव टू एरियाज, राइट? एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज लोकेटेड ओवर हियर, एक अपर कास्ट वाले सिचुएशन में, तो वो मैनिपुलेट करेगा, वो एक्सप्लॉइट करेगा हमारे लो कास्ट ग्रुप्स, मतलब ऐसे पहले होते आ रहा है, अभी तो नहीं, लो कास्ट ग्रुप्स पे. ठीक है, तो दे आर नोन एज ए परपेट्रेटर. एंड जो हमारे जो अभी भी जो सोसाइटल इश्यूज, जो हमारी कास्टिज्म, जो हमारी जो सोसाइटल इवल्स, इसमें जो नीचे जो बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग होते हैं, जो लो कास्ट वाले लोग होते हैं, दे सफर अ लॉट, दे गेट एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर कास्ट पीपल, राइट? तो दे आर नोन एज द विक्टिम्स. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज द विक्टिम्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि कैसे आपकी जो सोसाइटी में लोकेशन है, क्या आपकी सोसाइटी में जो पोजीशन है, डिटरमाइन करती है कि क्या आप एक्सप्लॉइटर बनोगे या एक्सप्लॉइटेड बनोगे, ऐसे. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिलीव्स व्हाट डज द टर्म पार्शियल सिग्निफाई? ठीक है, जैसे पार्शियल बिलीव्स होता है ना, उसका क्या मतलब है? ए, द बिलीव्स आर फुल्ली डेवलप्ड एंड अनबायस्ड. B, the beliefs are incomplete and biased. C, the beliefs are wrong and misleading. D, the beliefs are universally accepted and impartial. पॉज करिए, आंसर लिखिए. इसका करेक्ट आंसर है द बिलीव्स आर इनकम्प्लीट एंड बायस्ड. ठीक है, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई थी उसी चैप्टर में नीचे कि सम बिलीव्स आर यूजुअली पार्शियल इन सोशियोलॉजी. ना उस पार्शियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे वाले टेस्ट में आया था. तो दीज वर दी ऑप्शंस. तो पार्शियल का हमेशा मतलब होता है इधर वो इनकम्प्लीट हो, मतलब वो जो तुम्हारा बिलीफ है वो इनकम्प्लीट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो हम प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं, जो हम
बनाते हैं किसी भी बिलीफ से रिलेटेड, किसी भी लोगों से रिलेटेड, तो या तो इनकम्प्लीट होता है, आधी अधूरी बात होती है वो, या तो वो बायस्ड होता है कि नहीं उसको डिग्रेड करना है, हमें डिसरिगार्ड करना है उसे, तो उस तरीके से वो बायस्ड होता है कभी कभी हमारे बिलीव्स, ठीक है। दिस इज इट। तो वो भी एक्चुअली एक टेक्स्ट ही है आपके चैप्टर में, तो उसे बस रीड कर लो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आराम से। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर से इजी क्वेश्चन। ए, सोशलाइज सोशलाइज socialization provides us with a single accurate map of the world. B, socialization provides us with multiple equally valid maps of the world. Socialization provides us with a common sense map which can be misleading. Socialization does not provide any map of the world. ठीक है, नाउ जस्ट टू लेट यू नो कि ये भी एक किसी पार्ट से ही लिया गया है हमारा क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है हमारे PYQs में, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर है, पॉज करके आंसर पहले बताओ। तो इसका आंसर है, सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स अस विथ अ कॉमन सेंस मैप व्हिच कैन बी मिसलीडिंग। नाउ इफ यू डिडंट गेट द क्वेश्चन, जस्ट इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हम सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे सोशलाइजेशन होता है, वी टॉक टू पीपल, वी एक्चुअली लिव विद पीपल, सो इट प्रोवाइड्स अस विद अ कॉमन सेंस मैप। ठीक है, कॉमन सेंस मैप मतलब कि हाँ ये बुरा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, हम कैसे सुनते हैं वैसे हमारे बिलीव्स फॉर्म होते हैं। तो इट्स बेसिकली कॉमन सेंस, इट्स नॉट लाइक कि हाँ ये इसलिए गलत है क्योंकि इसने गलत किया है, ये सही है बिकॉज ये सही होता आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। होता भी है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट हियर एंड से कि हाँ उसने बोला है कि ये गलत है तो गलत ही होगा, ये ऐसा सही है तो ये सही ही होगा। आई एम जस्ट स्टेटिंग एन एग्जांपल, ये मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड कॉमन सेंस, ठीक है। एंड ये कभी कभी मिसलीडिंग भी हो जाता है बिकॉज सिंस यहाँ पे कोई फैक्ट्स नहीं रहते, यहाँ पे कोई डेटा नहीं रहती, तो जस्ट इट्स आर कॉमन सेंस एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन ये कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है। तो this is it. And then we have our next question, which is, what was a unique administrative change that colonial rule brought about in India for the first time in history? ठीक है, options पढ़ते हैं। A, it introduced a uniform system of education across all provinces. B, it unified all of India under a single administrative entity. C, it established a uniform currency system across all provinces. D, it implemented a single language for official communication across all provinces. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या वो एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था जो कॉलोनियल रूल ने लाया था इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, पॉज करो, आंसर बताओ। इसका सही आंसर है, इट यूनिफाइड ऑल ऑफ इंडिया अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी। ना आप लोग बोल रहे होंगे कि नहीं यार ये तो ऑप्शन सारे कुछ कुछ तो रिलेटेड ही लग रहे हैं, मतलब एजुकेशन नहीं भी है तो मतलब आधे अधूरे तो बात सही है ना, राइट। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो टेक्स्ट पे दिया हुआ है, टेक्स्ट में जो दिया हुआ है, द आंसर इज इट यूनिफाइड ऑल ऑफ इंडिया अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी। हमारी एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी थी, जो हमारी कैपिटल कहाँ थी पहले बताओ, बंगाल में, ठीक है। वहां से वो एडमिनिस्टर करते थे, कंट्रोल करते थे सारे प्रोविंसेस और सारे प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। एंड दिस इज इट। इट इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नहीं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो था ही नहीं। इट एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस, नो। स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में तो ये तो बिल्कुल नहीं था। इट इम्प्लीमेंटेड अ सिंगल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो, सिंगल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो अभी भी नहीं है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी आप मतलब आप अपने कॉमन सेंस से भी कुछ आंसर्स ऐसे हटा सकते हो एंड यू कैन सेलेक्ट a correct answer even though you don't know much about the context, so that will help in CUET. So हमारा next question है, despite its exploitive nature, what paradoxical outcome, ठीक है मैं बताती हूँ मतलब, what paradoxical outcome did colonial domination lead to, ठीक है। so इस क्वेश्चन को पहले तोड़ो, ये कॉमा से पहले इस क्वेश्चन को तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो, ठीक है। so despite its exploitative nature,
जो हमारा कॉलोनियल, वी ऑल नो कॉलोनियल डोमिनेशन, जो हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके नेचर को छोड़कर, उसके नेचर के डिस्पाइट उसके नेचर के बावजूद भी ऐसा कौन सा पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल मतलब एकदम अपोजिट आउटकम कौन सा आया था, ठीक है? ए, द emergence of nationalism as a response to the colonial rule. B, the unification of India. C, the creation of new classes and communities. D, the rediscovery of tradition. ठीक है? Now our correct answer is the emergence of nationalism as a response to colonial rule. Now you must be thinking ये बाकी सारे options तो सही थे, मतलब गलत तो थे नहीं. But the thing is unification of India in a sense administrative way में हुआ था, ठीक है? Which is not a good thing, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश ही कंट्रोल करी थी हमारे ऊपर. ये अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तब. द क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज, ये इट्स नॉट अ पैराडॉक्सिकल आउटकम, ये बहुत ही अच्छा आउटकम नहीं था हमारा, बिकॉज और डिसइंटीग्रेशन होते जा रहा था हमारे सारे सोसाइटीज का. एंड तीसरा, रीडिस्कवरी ऑफ ट्रेडिशन. दिस कुड हैव बीन द आंसर, बट द थिंग इज ये नेशनलिज्म की वजह से हुआ था, ठीक है? नेशनलिज्म लेड टू दिस रीडिस्कवरी ऑफ ट्रेडिशन, मतलब दिस वाज बेसिकली अ प्रोसेस. सो इन चारों ऑप्शन में से एज आई सेड बेस्ट सूटेबल आंसर लिखना है, तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. और कैसे हुआ था? कॉलोनियल डोमिनेशन की वजह से. तो एज आई सेड कॉलोनियल डोमिनेशन के वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे कम्युनिटीज को, पहले तो इन लोगों ने कम्युनिटीज को डिवाइड किया था, फिर उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया था, और इस वजह से दे गॉट यूनाइटेड, ठीक है? वेरियस कम्युनिटीज, वेरियस ग्रुप्स गॉट यूनाइटेड, एंड उनके अंदर एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जाग उठी, ठीक है? इसलिए this was the thing, this was the only good thing that happened because of colonial domination, the emergence of nationalism as a response to colonial rule, ठीक है? This is it. हमारा next question है, ironically colonialism and western education also gave the impetus for the dash of tradition, ठीक है? अब आप ये बताओ, ए डिस्ट्रक्शन, बी मॉडिफिकेशन, सी रीडिस्कवरी, डी डिसमिसल. पॉज करो, अभी बताओ. ये मैंने बताया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज रीडिस्कवरी, जैसे मैंने बताया था. तो उधर क्या था हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर, क्या था? द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि अल्टीमेटली इसके वजह से ही तो हमारी ट्रेडिशन, हम वापस अपने ट्रेडिशन को जानने लगे, हम उसके इंपॉर्टेंस को समझने लगे, ठीक है? दिस इज व्हाट रीडिस्कवरी मींस ओवर हियर. तो ये, एंड यहाँ पे जब क्वेश्चन दिया हुआ था कि वेस्टर्न एजुकेशन एंड कोलोनियलिज्म की वजह से क्या हुआ हमारे, क्या पॉजिटिव चेंज आया हमारे लिए, तो इट बेसिकली लेड टू द रीडिस्कवरी ऑफ ट्रेडिशन. दिस वुड बी द आंसर इन दिस केस, क्योंकि बाकी सारा नो, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, डिसमिसल नहीं हुआ था, रीडिस्कवरी हुई थी, हम वापस अपने ट्रेडिशंस को जानने लगे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डिड द इमर्जिंग मिडिल क्लास प्ले अंडर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ठीक है? क्या रोल था इमर्जिंग मिडिल क्लासेस का under the British colonialism, ठीक है? First option is A, they led the campaign for freedom and were the main carriers of nationalism. B, they were the main proponents of colonial rule. C, they resisted the forces of modernization and capitalist economic change. D, they advocated for the continuation of traditional societal structures. ठीक है? इसका correct option है, they led the campaign for freedom and were the main carriers of nationalism. That is the correct answer. So basically British colonialism में, मतलब जब western education introduce हुआ लोगों को, तो the people who were introduced to this education and were मतलब थोड़ा सा richer than most of the people, they were known as the emerging middle classes, ठीक है? नाउ सिंस उनको पता चला कि ये क्या कर रही है, ये सारे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर, कितना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उनसे उनकी नॉलेज बढ़ी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी. सो दिस इवेंचुअली लेड टू देयर पार्टिसिपेशन इन द कैंपेन फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए. एंड नेशनलिज्म के मेन कैरियर्स, उनको पता चल गया था ना, वही पॉइंट, ठीक है? उनको अपने ट्रेडिशंस के बारे में, उनको अपनी देश की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलने लगा था, ठीक है? सो दिस वाज द रोल दैट दे प्लेड. They were the main proponents of colonial rule, बिल्कुल भी नहीं. They opposed it. They resisted the forces of modernization and capitalist economic change. उतना explicitly state नहीं किया गया है. This was a thing that was written in NCERT. So you only have to focus on the sentences and basic मतलब होता क्या इस text का. क्योंकि some people would also select this, even though ये उतना अच्छे तरह से state नहीं किया हुआ है. And गलत भी नहीं है. But यहाँ पे ये option सही होगा.
मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक चेंज को उन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया था, बिकॉज दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, राइट? उनको भी एजुकेशन मिल रही थी, वो भी दे वर अर्निंग एंड मतलब दे वर richer than some of the people. So they not actually resisted the forces. They advocated for the continuation of traditional societal structures. No way. This is the correct option. They campaigned for freedom. That's it. So आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है? एंड उसके लिए आपको एनसीईआरटी ठीक से रीड करनी पड़ेगी, विच इज सिंपल. इजी क्वेश्चंस आते हैं, अब बस रीड कर लो एनसीईआरटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड कॉलोनियल इंटरवेंशंस हैव ऑन रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज? ठीक है, क्या इम्पैक्ट है कॉलोनियल इंटरवेंशंस का, क्या इम्पैक्ट है कॉलोनियलिज्म का ऑन रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज? ठीक है, फर्स्ट, they led to the dissolution of these communities. B, they crystallized these communities, making them major players in societies. C, they led to the unification of these societies under a single identity. They had no significant impact on these communities. So the correct option is, first of all, you pause and select the right answer. Correct answer is, they crystallized these communities, making them major players in societies. Now, इसका मतलब मैं अगर सिंपली आपको बताऊं तो जैसे मैंने बताया कि कैसे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल्स थे, उन्होंने क्या किया था, दे डिवाइडेड अ सोसाइटी. डिवाइड एंड रूल की तो वैसे भी उनकी प्रथा चलती आती है. तो दे डिवाइडेड आवर रिलीजियस एंड मतलब दे divided our communities on the basis of religion, caste, and they made them the major players in societies. मतलब अब उनके बीच ही वो झगड़ा कराते थे, उनके बीच ही वो कुछ दिक्कतें कराते थे. That created problems for them only. So they basically, the Britishers, the colonial interventions created these communities and which ultimately made them the major players in society. ठीक है, ऐसा इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो बस इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना ओल्ड एनसीईआरटी से, एंड दिस इज इट. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया ये सारे क्वेश्चंस को टैकल करते टाइम, एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, एंड I'll be making such videos related to the units of sociology. So make sure that you have subscribed this channel and like कर दो फटाफट, because इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, if you have any doubt, please comment section में comment करना. I'll be very happy to clear those doubts. Thank you so much for watching the Twin Bros. All the best for your CUP exams.